हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह बिहार घटना चक्र का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है अद्यतन सामयिकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 अगस्त 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो के विजय राघवन ने बक्सर नगर पालिका बिहार में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया। गणेश इंजीनियरिंग वर्कर्स के द्वारा विकसित इस तकनीक का चयन जून 2020 में वेस्ट टू वेल्थ मिशन के द्वारा शुरू किया गया बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से किया गया था। यह मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 वैज्ञानिक मिशनों में से एक है। इसका नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा किया जाता है। बक्सर में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर स्थापित भट्टी एक पोर्टेबल मशीन है जो कपास, प्लास्टिक या इसी तरह की सामग्री के 50 किलो जैव अपशिष्ट को वेस्ट हीट रिकवरी के जरिए प्रबंधन करने में सक्षम है। बक्सर में स्थित बायोमास गैसिफिकेशन आधारित बिजली उत्पादन प्रणालियों के AMNRE अनुमोदित निर्माता गणेश इंजीनियरिंग वर्कर्स 3 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का संचालन और रखरखाव करेगा, जिसके बाद बक्सर जिला प्रशासन इकाई के संचालन को संभालेगा। पायलट प्रोजेक्ट की निगरानी और मूल्यांकन बक्सर जिला प्रशासन और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के वेस्ट टू वेल्थ मिशन के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक ऑपरेशन खुखरी का लोकार्पण। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 15 जुलाई 2021 को राजभवन स्थित दरबार हॉल में मेजर जनरल राजपाल पूनिया के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन खुखरी का लोकार्पण किया। याद रखिएगा, ऑपरेशन खुखरी पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो मेजर जनरल राजपाल पूनिया के द्वारा। ऑपरेशन खुखरी का संबंध भारतीय सैनिकों के द्वारा अन्य देशों के सैनिकों के साथ सियरा लियोन के जंगलों में शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान से है। इसके अंतर्गत 233 भारतीय शांति सैनिकों को वहां के क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चा के विद्रोही गुट के आक्रमण से सुरक्षित निकालने की चुनौती थी। भारतीय सैनिकों ने मेजर राजपाल पूनिया के नेतृत्व में 75 दिनों तक डटकर मुकाबला किया और खूंखार संगठन के विद्रोहियों को उसी के घर में हराकर वापस लौट आए। नेक्स्ट है मेरी यादें पुस्तक का लोकार्पण। राज्यपाल फागू चौहान ने 25 जून 2021 को राजभवन में डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें ये डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा है मेरी यादें, इस पुस्तक का लोकार्पण किया। किसने? राज्यपाल फागू चौहान ने। लोकार्पित जो पुस्तक है, याद रखिएगा, लोकार्पित पुस्तक मेरी यादें न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा है और यह 2 भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है। अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में विधेयक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में प्रस्तावित विधेयक का प्रस्तुतिकरण किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से द बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक्ट 2021 तथा पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज ज्यूरिडिक्शन एवं अन्य प्रोविजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत के द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तथा पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ज्यूरिडिक्शन एवं अन्य प्रोविजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित होने से इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों का बेहतर ढंग से प्रबंधन हो सकेगा। साथ ही कॉलेजों में अध्यापन कार्य को बेहतर ढंग से नियंत्रित भी किया जा सकेगा। राज्य के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में नामांकन में न्यूनतम 1/3 सीट छात्राओं के लिए आरक्षित की जाएगी, 1/3। नेक्स्ट है मिशन 5.0 करोड़ पौधारोपण। मिशन 5.0 करोड़ पौधारोपण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में बताइएगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महोगनी प्रजाति का पौधा लगाकर मिशन 5.0 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य की शुरुआत की। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5.0 करोड़ पौधा के रोपण का लक्ष्य रखा गया है।
कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत विभागीय पौधाशालाओं से कृषकों को 50 लाख पौधे उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत कृषकों को 3 वर्ष पश्चात 60 रुपए प्रति पौधे दिए जाएंगे। राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए 2012 में हरियाली मिशन की स्थापना की गई थी। बिहार से झारखंड अलग होने के उपरांत राज्य में हरित आवरण काफी कम हो गया था, जो निरंतर प्रयासों से अब बढ़कर लगभग 15% हो गया है। नेक्स्ट है यदुनंदन प्रसाद सिंह। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी यदुनंदन प्रसाद सिंह का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट सुकांत नागार्जुन। अप्रैल 2021 में वरिष्ठ पत्रकार सुकांत नागार्जुन की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई। वे ख्याति प्राप्त पत्रकार थे। उन्होंने कई समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। वे महान कवि बाबा नागार्जुन के पुत्र थे। नेक्स्ट है डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा। प्रसिद्ध रक्षा वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वे महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के सानिध्य में काम करने वाले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के निर्माण में प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। भारतीय वायुसेना को अधिक मारक बनाने में डॉक्टर वर्मा का योगदान अविस्मरणीय है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा प्रौद्योगिकी नेतृत्व पुरस्कार और 2018 में पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। नेक्स्ट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो है कोरोना से निधन हो गया। वे लंबे समय तक सिवान से विधायक और सांसद रहे थे। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जी मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जी का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उन्होंने 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अप्रैल 2021 को 7 निश्चय सेकंड के अंतर्गत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के अहमदाबाद स्थित अस्पताल में इलाज के लिए अभिभावकों के साथ विमान से भेजे जा रहे 21 हृदय रोग से ग्रस्त बच्चों को पटना हवाई अड्डे तक ले जा रही बसों को हरी झंडा दिखाकर जो है रवाना किया गया था। याद रखिएगा कि इन बच्चों के इलाज के लिए 1 अप्रैल 2021 से बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। राजगीर में नए केबिन रोपवे का लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 मार्च 2021 को राजगीर में रत्नागिरी पर्वत स्थित 8 सीट वाले नवनिर्मित केबिन रोपवे का फीता काटकर जो है और शिलापट अनावरण कर लोकार्पण किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, नवनिर्मित रोपवे में कुल 20 केबिन लगाए गए हैं जिससे 1 घंटे में 800 लोग सफर कर सकेंगे। केबिन रोपवे के माध्यम से विश्व शांति स्तूप जाने में लगने वाले समय में जो है काफी कमी आ गई है। राजगीर में नेचर सफारी का लोकार्पण। 26 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में नेचर सफारी का लोकार्पण किया। याद रखिएगा, नेचर सफारी में ग्लास स्काई वॉक और सस्पेंशन ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। देश का पहला ग्लास स्काई वॉक राजगीर में बना है। नेचर सफारी का अवलोकन करने के क्रम में मुख्यमंत्री ने रोप साइकिलिंग, जीप लाइन और रॉक क्लाइंबिंग, राइफल शूटिंग रेंज और आर्चरी शूटिंग रेंज का भी शुभारंभ किया। नेक्स्ट है हुसैन उल हक साहब। गया निवासी उर्दू साहित्यकार जनाब हुसैन उल हक साहब को उर्दू उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। अमावस में ख्वाब के लिए। अनामिका। मुजफ्फरपुर निवासी अनामिका को हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। कमलकांत झा। मैथिली साहित्य के लिए दरभंगा के कमलकांत झा को उनकी रचना गाछ रुसल अच्छी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन प्रारंभ। देखिए, 2 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक बसों एवं अन्य बसों के परिचालन का शुभारंभ
हरी झंडी दिखाकर किया। राज्य में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन एक नई पहल है, जिसमें ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण रहित परिवेशीय वातावरण में नागरिकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इन अत्याधुनिक बसों का परिचालन राजगीर, मुजफ्फरपुर और पटना नगर बस सेवा के लिए विभिन्न मार्गों पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। 4 जिलों जहानाबाद, बक्सर, गया और मधेपुरा में 4 जिला जो है नाम याद रखिएगा, जहानाबाद, बक्सर, गया और मधेपुरा में आधुनिक जिला परिवहन कार्यालय सुविधा केंद्रों का शुभारंभ किया गया, जिसकी प्राकलित राशि 10.37 करोड़ रुपया है। पटना जिले के बिहटा सिकंदरपुर में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा अत्याधुनिक इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर जो है बनाया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त तकनीक आधारित मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना जो है क्या किया जाएगा, स्थापना के लिए प्रत्येक जिले में लोक निजी भागीदारी के तहत ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना के लिए पहल की गई है और इसके लिए सड़क सुरक्षा निधि से 20 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है। शताब्दी भवन, पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का जो है 27 फरवरी 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसका शिलान्यास 4 फरवरी 2014 को किया गया था। नेक्स्ट है प्रियंका पांडे एवं जयराम विप्लव। राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा 12 फरवरी 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक निवास जीरादेई के पर्यटकीय यात्रा करने वाली सिवान यानी बिहार की 23 वर्षीय सुश्री प्रियंका पांडे और बिहार में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े तारापुर शहीद दिवस 15 फरवरी 1932 के ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण प्रसंग को प्रधानमंत्री जी से जो है साझा करने वाले मुंगेर के जयराम विप्लव को बुद्ध प्रतिमा एवं मधुबनी पेंटिंग का अंग वस्त्र प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2021 के मन की बात कार्यक्रम में उपयुक्त दोनों लोगों की चर्चा की थी। पद्म पुरस्कार विजेता 2021 याद रखिएगा, पद्म पुरस्कार विजेता जो है 2021 रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया गया है मरणोपरांत। मृदुला सिन्हा को भी पद्मश्री दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है, याद रखिएगा 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। और रामचंद्र मांझी, इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है और श्रीमती दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। नानक देव शीतलकुंड जो है 21 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री ने नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर स्थित गुरुद्वारा श्री नानक देव शीतलकुंड का परिभ्रमण किया। 2019 में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव शीतलकुंड का शिलान्यास किया गया था। 1506 ईस्वी में श्री गुरु नानक देव जी राजगीर आए थे। उस समय गुरु नानक देव जी से लोगों ने आग्रह किया कि यहाँ सभी गर्म कुंड हैं, एक शीतल कुंड भी होना चाहिए। गुरु नानक देव जी जिस कुंड में खड़े हुए तत्काल ही वह कुंड जो है शीतल हो गया, जो आज शीतल कुंड के रूप में जाना जाता है। बख्तियारपुर पटना में संस्थापित 5 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का लोकार्पण। देखिए 17 जनवरी 2021 को भवन निर्माण विभाग के द्वारा बख्तियारपुर में स्थापित 5 अमर शहीदों, नाम याद रखिएगा, पंडित शिलभद्र याजी, शहीद मोगल सिंह, शहीद नाथुन सिंह यादव, स्वर्गीय डूमर सिंह, स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह की आदमकद प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राजभवन से राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में लोकार्पित किया। बख्तियारपुर ग्राम में जन्मे पंडित शिलभद्र याजी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम बिहार विधानसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के पूर्व सांसद थे। असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वर्गीय शिलभद्र याजी ने 1939 से 1941 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निकटतम सहयोगी के तौर पर भी कार्य किया था। कल्याण बिगहा नालंदा में जन्मे समाज सेवी स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह बिहार के महान देशभक्त, समाज सेवी एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किए जाते हैं। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने साइमन कमीशन के भारत आने के देशव्यापी विरोध में वर्ष 1929 में हिस्सा लिया था और पटना कैंप जेल में 3 माह 15 दिन बिताए थे।
नमक सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण दोबारा इन्हें हिरासत में ले लिया गया था और 1930 में पटना सिटी कैंप जेल में 4 माह तक कैद रखा गया था। इन्होंने आयुर्वेद की चिकित्सा और समाज सेवा के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित की थी। समाज में मद निषेध के प्रति भी इन्होंने महती जागृति पैदा की थी। बख्तियारपुर के गांव रवाइच के रहने वाले शहीद मोगल सिंह भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अप्रतिम योद्धा थे। बख्तियारपुर थाने का घेराव करने वाले देशभक्तों की टोली की अगुवाई करने वालों में मोगल सिंह प्रमुख थे। बख्तियारपुर थाने में अंग्रेजों के द्वारा रवाइच गांव को लूटने घसटने की योजना की जानकारी मिलते ही शहीद मोगल सिंह ने थाने के समीप आग लगाकर प्रतिरोध व्यक्त किया था। अंग्रेजों ने मोगल सिंह का पीछा किया और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। बाद में अपने घर के पास ही 22 अगस्त 1942 को वे शहीद हो गए थे। शहीद नाथुन सिंह यादव बख्तियारपुर की जमीन से जुड़े अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म घोसवरी ग्राम में हुआ था। अगस्त क्रांति के दौरान 9 अगस्त 1942 को बख्तियारपुर थाने में झंडा फहराने के पश्चात तत्कालीन थाना प्रभारी के द्वारा झंडे के अपमान पर देशभक्त नाथुन सिंह ने उन्हें ललकारा था। नाराज थाना प्रभारी ने नाथुन जी के सीने में गोली दाग दी, जिससे 12 अगस्त 1942 को वे शहीद हो गए। इन 5 स्वतंत्रता सेनानियों में से स्वर्गीय डूमर सिंह का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका जन्म बख्तियारपुर के करनौती ग्राम में हुआ था। आजादी की लड़ाई में वे सन 1932 और 1936 में 10 माह तक जेल में रहे। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो बख्तियारपुर में क्रांति का बिगुल फूंकने वालों में स्वर्गीय डूमर सिंह प्रमुख थे। इस आंदोलन में अंग्रेजों ने इन्हें कैद कर लिया और क्या किया, लगभग 3 वर्षों तक वे जेल में रहे। जेल में दी गई यातना के कारण लीवर की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। कोरोना वैक्सीनेशन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 16 जनवरी 2021 को IGIMS पटना से बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। IGIMS पटना, याद रखिएगा। बिहार के 300 सेंटरों पर एक साथ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री के समक्ष IGIMS के सफाई कर्मी राम बाबू को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। घोड़ा कटोरा पार्क एवं वेणुवन का लोकार्पण 15 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा पार्क को लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजगीर स्थित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत सौंदर्यीकृत एवं विस्तारित वेणुवन का भी लोकार्पण किया। वेणुवन का धार्मिक महत्व है। 2600 साल पहले भगवान बुद्ध का यह निवास स्थल था और वेणुवन के इसी तालाब में भगवान बुद्ध स्नान किया करते थे। राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। भगवान बुद्ध जब यहाँ आए तो उनके रहने का प्रबंध किया गया। प्रतिवर्ष विभिन्न हिस्सों से बौद्ध धर्मावलंबी यहाँ आकर भ्रमण करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद है अटल पथ। 15 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 397.57 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल पथ आर ब्लॉक दीघा पथ फेज 1 का लोकार्पण किया गया। आर ब्लॉक दीघा पथ फेज 1 अटल परिपथ परियोजना की परिकल्पना 2009-10 में की गई थी। यह 4x6 लेन का मुख्य पथ है। इस पथ को गंगा पथ से और जेपी सेतु से जोड़ने के लिए काम चल रहा है। इसका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल पथ किया गया है। यह पटना से उत्तर बिहार और उत्तर बिहार से पटना के साथ साथ अन्य जगहों तक आने जाने में लोगों को सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट है कलरव। 16 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले के नागीनट्टी पंछी आश्रयणी में प्रथम राज्य पंछी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा आयोजित यह महोत्सव 15 से 17 जनवरी 2021 तक चला। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में बिहार सम्मानित। 30 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 से बिहार को सम्मानित किया। यह सम्मान कोरोना काल में सरकार के द्वारा बिहार के लोगों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और NIC को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए महामारी में नवाचार श्रेणी में विजेता चुना गया है। बिहार सरकार के आपदा संपूर्ति पोर्टल को
महामारी में अनुकरणीय इनोवेशन, नागरिकों की सुविधा के लिए एक उत्कृष्ट अभिनव डिजिटल समाधान विकसित करने और मुश्किल परिस्थितियों में भी लोक सेवाओं को जारी रखने के लिए रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पोर्टल को एनआईसी की तकनीकी देखरेख में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं का जो है शिलान्यास 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14,260 करोड़ रुपए की लागत से 350 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा इंटरनेट सुविधा का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा इंटरनेट सुविधा की शुरुआत होने से मार्च 2021 तक बिहार के सभी कितना 45,945 गांवों को इंटरनेट सुविधा मिलेगी। भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर से हर गांव को जोड़ा जाएगा। 14,260 करोड़ रुपए की लागत से 350 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास के अंतर्गत 4 लेन बख्तियारपुर रजौली सड़क पैकेज 2, 4 लेन बख्तियारपुर रजौली सड़क पैकेज 3, 4 लेन आरा परारिया सड़क, 4 लेन परारिया मोहनिया सड़क, 4 लेन नरेनपुर पूर्णिया सड़क, 6 लेन रामनगर कन्हौली पटना रिंग रोड सड़क, महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नए 4 लेन पुल का निर्माण, कोसी नदी पर नए 4 लेन पुल का निर्माण और गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए 4 लेन पुल का निर्माण की योजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए नए कुलपति या प्रति कुलपति। 19 सितंबर 2020 को राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 अद्यतन यथा संशोधित एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं में अंतर्निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति पद के लिए नियुक्तियां कर दी है। याद रखिए प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी पटना विश्वविद्यालय पटना के मतलब कि ये कुलपति हैं, और प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के, प्रोफेसर शशिनाथ झा कमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, और प्रोफेसर रामकिशोर प्रसाद रमन जो है ये भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के, प्रोफेसर फारूक अली जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के, ये जो है कुलाधिपति हैं, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार में रेल परियोजनाओं का लोकार्पण। 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के लिए रेल मंत्रालय की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण एवं उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया गया। ज्ञातव्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिन रेल मंत्रालय की महत्वपूर्ण परियोजनाओं लोकार्पण एवं फ्लैग ऑफ किया गया उनमें नए कोसी रेल महासेतु, नई विद्युत लोकोमोटिव शेड बरौनी तथा समस्तीपुर दरभंगा जयनगर खंड, समस्तीपुर खगड़िया खंड, शिव नारायणपुर भागलपुर खंड, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर खंड के विद्युतीकरण, केउल नदी पर नए पुल और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लोकार्पण कार्य आदि परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय की योजनाओं का उद्घाटन हुआ। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करने के साथ ही बिहार के लिए केंद्र स्वीकृत मत्स्यिकी विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। संपूर्ण राष्ट्र के किसानों को नस्ल सुधार की सुविधा तक पहुंच प्रदान करने के लिए ई गोपाल ऐप एवं वीर केंद्र मरंगा पूर्णिया, IVF लय बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, नस्ल सुधार सुविधा बरौनी का शुभारंभ, रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण के लिए जो है जलीय रेफरल प्रयोगशाला किशनगंज का शिलान्यास, और फिश ऑफ नॉवेल्स का उद्घाटन जो है मत्स्य चारा मिल मधेपुरा का जो है उद्घाटन, और मत्स्य ब्रूड बैंक सीतामढ़ी का शिलान्यास आदि कार्यक्रम आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न किए गए। और नेक्स्ट है
डगमारा जल विद्युत परियोजना, डगमारा जल विद्युत परियोजना 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना जिला सुपौल के कार्यान्वयन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14 जून 2021 को एनएचपीसी लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना को एनएचपीसी की स्वामित्व के आधार पर कार्यान्वित किया जाना है। तो याद रखिएगा, डगमारा जल विद्युत परियोजना जो है ये बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत के क्षेत्र में एनएचपीसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत श्रेणी ए, याद रखिए श्रेणी ए की एक जो है मिनी रत्न कंपनी है। बिहार से जीआई प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप ब्रिटेन को निर्यात की गई। शाही लीची की पहली खेप जो है ब्रिटेन को निर्यात की गई। 24 मई 2021 को भौगोलिक संकेतक या जीआई प्रमाणित उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार से शाही लीची की इस मौसम की पहली खेप हवाई मार्ग से ब्रिटेन को निर्यात की गई। शाही लीची के निर्यात के लिए पादप स्वच्छता प्रमाणन पटना में 9 स्थापित प्रमाणन सुविधा से जारी किया गया। इस फल को बिहार स्थित मुजफ्फरपुर के किसानों से प्राप्त किया गया और सीरा इंटरप्राइजेस इसका निर्यात कर रहा है। वहीं लीची का आयात लंदन की H&J वेज कर रहा है। शाही लीची के निर्यात की सुविधा के लिए एपीडा ने बिहार के कृषि विभाग सहित किसानों, निर्यातकों और आयातकों जैसे अन्य हितधारकों के साथ सहभागिता के साथ की है। जर्दालू आम, कतरनी चावल, याद रखिएगा जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान के बाद 2018 में जीआई प्रमाणन प्राप्त करने वाला शाही लीची बिहार से चौथा कृषि उत्पाद था। तो 4 कृषि उत्पाद जो है बिहार का जीआई टैग जो प्राप्त किए हुए हैं वह है जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान और शाही लीची। शाही लीची के लिए जीआई पंजीकरण मुजफ्फरपुर स्थित लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार को दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय जिले और आसपास के क्षेत्रों में शाही लीची की बागवानी के लिए अनुकूल जलवायु है। चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार लीची के उत्पादन मामले में जो है अव्वल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की 16वीं विधानसभा का कार्यकाल 30 नवंबर 2015 से 26 नवंबर 2020 के मध्य निर्धारित था। 25 सितंबर 2020 को निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम 2020 की घोषणा की। 17वीं बिहार विधानसभा के गठन के लिए चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, और 3 चरण कौन थे? प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए मतदान 28 अक्टूबर 2020, द्वितीय चरण के लिए मतदान 3 नवंबर 2020 और तृतीय चरण के लिए मतदान 7 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। बिहार के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल जो संख्या है 243 है, जिसमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति। यहां पे ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन क्षेत्रों की, बिहार में निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 243, जिसमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बिहार चुनाव में मतदान का प्रतिशत 57.05% था। 10 नवंबर 2020 को मतगणना के उपरांत बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम जारी हुए। चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 125 सीटें और महागठबंधन ने 110 सीटें जीती। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें, जनता दल ने 43 सीटें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 4 सीटें और विकासशील इंसान पार्टी ने 4 सीटें जीती। महागठबंधन के अंतर्गत राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन ने 12 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 सीटें और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है इन्होंने 23 सीटें जीती। याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। 17वीं विधानसभा में कितने महिलाएं निर्वाचित हुई? तो 26 महिलाएं निर्वाचित हुई। 16 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार चौथी बार और कुल 7वीं बार, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, 16 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार चौथी बार और कुल 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन स्थित राजेंद्र मंडप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुंगेर जिला स्थित लखीसराय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे भाजपा के विजय कुमार सिन्हा को 17वीं बिहार विधानसभा का जो है अध्यक्ष चुना गया। कोसी मेची लिंक योजना, कोसी मेची लिंक योजना क्या है? तो बिहार राज्य की नदियों को जोड़ने की योजना के तहत कोसी बेसिन से महानंदा बेसिन में जलांतरण की एक महत्वाकांक्षी योजना
कोसी मेची लिंक योजना पर भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस 8 दिसंबर 2020 को प्राप्त हो गया। इस योजना के कार्यान्वयन से अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया जिले के 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं जो है उपलब्ध हो सकेगा। स्मार्ट सिटी योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत राज्य में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ का प्रस्ताव स्वीकृत है। राजगीर में नेचर सफारी का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में कुल 10 जिलों वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, सिवान, बक्सर, पूर्णिया, सारण एवं समस्तीपुर में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। 19 मार्च 2021 को राज्य उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया, याद रखिएगा। और राज्य कैबिनेट के द्वारा इस नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद बिहार जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य में गन्ना जूस, मकई और टूटे चावल का फीड स्टॉक के रूप में उपयोग कर एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि की पर्याप्त संभावना है। राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 बाद की भारत सरकार की उद्घोषणाएं बिहार जैसे राज्यों जहां गन्ना, मक्का और चावल जैसे बहुत सारे कच्चे माल उपलब्ध हैं, इसमें एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुकूल नियामक और संस्थागत पर्यावरणीय प्रणाली जो है प्रदान करते हैं। यह नीति एथेनॉल उत्पादन में अवसरों का लाभ उठाने के लिए पेश की गई है, जो किसानों, उद्यमियों एवं एथेनॉल इकाइयों में नियोजित होने वाले कामगारों के लिए अस्थायी आमदनी का स्रोत प्रदान करती है। उद्देश्य क्या है? इस नीति का उद्देश्य है राज्य में 100% इथेनॉल का उत्पादन करने वाली ग्रीनफील्ड नई स्टैंड अलोन इकाइयों और अन्य सभी हितधारकों यथा निवेशक, किसान और अन्य को उनके पारिश्रमिक का लाभ एवं निम्नांकित उद्देश्यों को प्राप्त करना है। राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति है 2018 और राष्ट्रीय बायोफ्यूल समन्वय समिति के द्वारा स्वीकृत सभी कच्चे माल से एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति देना। नई ग्रीनफील्ड स्टैंड एलोन एथेनॉल उत्पादन करने वाले निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन देते हुए अनुकूल वातावरण जो है तैयार करना। एथेनॉल उत्पादन के लिए फीड स्टॉक या कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाना। एथेनॉल उद्योग को प्रोत्साहित कर स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करना। इस नीति के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान की सीमा संयंत्र और मशीनरी की लागत का 15% और या कह सकते हैं कि 5 करोड़ रुपए जो भी कम होगी। विशेष वर्ग के निवेशकों को दिए जाने वाले लाभ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, दिव्यांगजनों, वार विडो, एसिड हमले के शिकार एवं थर्ड जेंडर उद्यमियों के मामले में इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त 5% बढ़ाया जाएगा। विशेष वर्ग के निवेशकों के लिए इस नीति के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान की सीमा संयंत्र और मशीनरी की लागत 15.75% अथवा 5.25 करोड़ रुपए जो भी कम होगी। नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम में बिहार दूसरे स्थान पर जबकि राजस्थान पहला स्थान पाने में सफल रहा। प्रेरणादायक नवाचार में बिहार का वैशाली जिला शीर्ष पर रहा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार ने 130वां स्थान हासिल किया। साइकिल गर्ल ज्योति नशा मुक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी। साइकिल गर्ल, जिनका नाम है साइकिल गर्ल, ज्योति को साइकिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नशा मुक्ति अभियान के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है बनी है और इस रूप में ये अपनी भूमिका निभा रही हैं। कुछ परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। परीक्षा के लिए जो कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षोपयोगी, इनके बारे में देख लेते हैं। 17 सितंबर 2020 को बिहार राज्य सूचना आयोग ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नरेंद्र कुमार सिन्हा को पद की जो है शपथ दिलाई। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से 98 वर्ष की आयु में अर्थशास्त्र से एमए करने वाले 101 वर्षीय राजकुमार वैश्य का सितंबर 2020 में निधन हो गया और उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का सितंबर 2020 में निधन हो गया। 13 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पारादीप मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका सेक्शन का उद्घाटन और बांका स्थित एलपीजी
बॉटलिंग प्लांट एवं चंपारण के हरसिद्धि में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न किया गया। बिहार की 89% आबादी गांवों में निवास करती है और 76% आबादी आजीविका के लिए कृषि और इससे संबंधित अन्य चीजों पर निर्भर है। गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण 2002 में पूर्ण हुआ था। 2006 में बिहार में एपीएमसी कृषि उपज बाजार समिति एक्ट को समाप्त किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 दिसंबर 2020 को बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के भदरिया स्थित चांदन नदी के तट पर अवस्थित पुरातात्विक स्थल का परिभ्रमण किया। 20 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के गुआरीडीह में पुरातात्विक स्थल का परिभ्रमण किया। दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण महाकवि मैथिल कोकिल विद्यापति जी के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, दरभंगा हवाई अड्डा जो है इसका नामकरण महाकवि मैथिल कोकिल विद्यापति जी के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया जा चुका है। दरभंगा एयरपोर्ट का शिलान्यास 2018 में हुआ था। मुजफ्फरपुर जिलावासी पद्मश्री प्राप्त महिला कृषक श्रीमती राजकुमारी देवी को किसान चाची के नाम से जाना जाता है। राजकुमारी देवी, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर जिलावासी हैं, पद्मश्री प्राप्त ये महिला है, ठीक है। इनको किसान चाची के नाम से जाना जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। विक्रमशिला सेतु के उत्तरी छोर पर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 है, जो कि पूर्वोत्तर को देश के शेष हिस्सों से जोड़ती है। वहीं दक्षिणी छोर पर भागलपुर शहर है, जो कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 80 पर अवस्थित है, जिससे पश्चिम बंगाल झारखंड राज्य को संपर्कता मिलती है। इससे क्या होता है, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य को संपर्कता जो है मिलती है, कनेक्टिविटी मिलती है। झारखंड के साहेबगंज क्षेत्र, बिहार के सीमांचल क्षेत्र और उत्तर बंगाल के समीपवर्ती क्षेत्र के समग्र एवं समेकित विकास के साथ साथ सामरिक रूप से भारत और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 1 और हल्दिया अवस्थित बंदरगाह से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है साहेबगंज को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 131 ए के 49 किलोमीटर लंबी नरेनपुर पूर्णिया खंड सेकेंड को 4 लेन के रूप में विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 131 ए को नरेनपुर पूर्णिया खंड सेकेंड कटिहार जिला अवस्थित नरेनपुर से शुरू होकर पूर्णिया के पूर्वोत्तर भारत की ओर जाने वाली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर समाप्त होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 131 ए के खंड 1 साहेबगंज मनिहारी घाट नरेनपुर, तो याद रखिए खंड 1 जो 131 ए के खंड 1 है, इसके 4 लेन कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी पर 6.1 किलोमीटर लंबे पुल समेत 22 किलोमीटर के सड़क का निर्माण कार्य 1900.8 करोड़ रुपए की लागत से पहले ही प्रारंभ हो चुका है। गांधी सेतु के समानांतर निर्मित पुल बिहार राज्य की राजधानी पटना को वैशाली जिला से जोड़ेगा। परियोजना की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य पुल की लंबाई 5.634 किलोमीटर है, जो पटना और हाजीपुर के बीच वर्तमान महात्मा गांधी सेतु के अप स्ट्रीम में होगा। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 125 सीटें प्राप्त हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें। 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को जो है समर्पित किया, जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का भाग है, लगभग 3384 किलोमीटर का। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा बिहार राज्य में सो नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का वर्चुअल जो है उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जो घटना चक्र बिहार है पूरी तरह से आज कंप्लीट हो गया। इसका पूरा चैप्टर यानी कि जितने भी चैप्टर थे हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है। विविध को भी डिस्कस किया है। इसका पूरी जो सारांश है हम लोगों ने डिस्कस किया है। जो करंट अफेयर है उसको भी इसमें कवर किया गया है। तो हम लोगों ने क्या क्या बिहार घटना चक्र में व्यवस्थित ढंग से डिस्कशन किया है, तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। बिहार के बारे में, बिहार एक दृष्टि में जो है
हम लोगों ने डिस्कस किया बिहार के बारे में, बिहार की जनसंख्या, महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार का इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। बिहार का जो भूगोल है इसमें हम लोगों ने भूगर्भिक संरचना और भू आकृतिक, प्रमुख नदियां, जल प्रपात, गर्म कुंड, मिट्टी, सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाएं, इसमें बाढ़, जलवायु, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, वन्य और वन्य जीव अभ्यारण्य एवं उद्यान के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया, बिहार की अर्थव्यवस्था, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, कृषि, उद्योग, अधोसंरचना, नगर एवं ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने बिहार में जो पर्यटन है, जो पर्यटन से संबंधित संभावनाएं हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो योजनाएं हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। महत्वपूर्ण योजनाओं को हम लोगों ने देखा। बिहार में जो कला एवं संस्कृति है इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, विविध के बारे में डिस्कस किया। और अद्यतन जो सामयिकी है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा न्यूजों में था, उन सभी को इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टार्ट किया जाए, क्या घटना चक्र स्टार्ट किया जाए, पूर्वालोकन, या घटना चक्र बिहार से रिलेटेड कुछ और भी जो है मटेरियल को प्रोवाइड कराया जाए। तो आप जैसा हो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।